हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम टू लर्निंग विद पेस। आज हम बात करेंगे फोर्थ चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है ट्राइबल्स, दिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे? ट्राइबल्स। आपने ट्राइबल्स के बारे में तो पढ़ा ही है 7th क्लास में कि जब सोसाइटी में कास्ट सिस्टम पर बांटा जा रहा था लोगों को, तो एक ऐसा ग्रुप आया जो बिल्कुल कास्ट से डिफरेंट था, तो उन्हें कहा जाता था ट्राइबल्स, जो कि जंगलों में रहते थे। और दिकूज जो कि आउटसाइडर्स थे। अब आउटसाइडर्स में कौन कौन आता है? आउटसाइडर्स में सिर्फ यही गलतफहमी मत रखना कि ब्रिटिशर्स ही आते हैं। आउटसाइडर्स में वो भी आएंगे जो इन ट्राइबल्स की ज़मीन होती थी ना, जो इन ट्राइब्स की, और जो अदर मनी लैंडर भी होते थे वो इनकी ज़मीन पर आकर कब्जा कर लेते थे। ठीक है, तो इसीलिए अदर मनी लैंडर को या फिर जो जमींदार थे जो इनकी ज़मीनों को हड़प लेते थे, उनको भी आउटसाइडर कहा गया है। और विज़न ऑफ गोल्डन एज का मतलब क्या है? एक्चुअली जो ये ट्राइबल्स है ना, ये चाहते थे गोल्डन एज में वापस चले जाएं जिसमें हम पहले रहा करते थे, ब्रिटिशर्स से पहले और जो आउटसाइडर्स थे उनसे पहले। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, फिर लेसन स्टार्ट करते हैं आगे। 1895 में एक नाम सुनने को आया, बिरसा, जिनका नाम था बिरसा। और जो बिरसा थे ये छोटा नागपुर विलेज से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनके गांव का नाम क्या था? छोटा नागपुर। और ये छोटा नागपुर कहाँ पर है? झारखंड में है। तो आपको कई बुक्स में यहाँ पर झारखंड की बजाय बिहार मिल सकता है, तो बिहार को काट कर झारखंड लिख लेना, वहाँ पर झारखंड इज़ करेक्ट आंसर। तो वहाँ पर जो छोटा नागपुर में रहने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि जो बिरसा है ना, इनके पास कुछ मिरेकुलस पावर है। अब मिरेकुलस पावर क्या होती है? जैसे कि चमत्कारी शक्तियाँ। तो आपको पता है ना, जब पहले रहने वाले लोग थे, एंशियंट पीपल, वो अपने एक तो अलग ही दुनिया में रहा करते थे, लाइक सुपरस्टिशियस हुआ करते थे, है ना। तो उनको छोटी छोटी चीज़ों में साइंस दिखा करते थे। तो इन्होंने कहा जो बिरसा हैं वो मिरेकुलस पावर रखते हैं कि वो सभी इंसान को डिजीज़ से क्योर कर सकते हैं, सबकी बीमारी दूर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी से जूझ रहा हो। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो ग्रेन है ना, उनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाइक जो इनका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, जो क्रॉप्स हैं, उनको क्या कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसी इनके अंदर पावर है। फिर बिरसा ने खुद भी अपने आप को डिक्लेयर किया कि मैं भगवान का भेजा हुआ ऐसा इंसान हूँ जो तुम लोगों को ट्रबल से बचाएगा। ठीक है, तो इन्होंने खुद ही ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं, भगवान ने ही मुझे अपॉइंट किया है तुम लोगों को ट्रबल से बचाने के लिए और तुम लोगों को स्लेवरी से फ्री करने के लिए। अब यहाँ पर स्लेवरी वर्ड आया है, ये किसकी स्लेवरी में होते थे? ये जो ट्राइब था, एक्चुअली जो ये ट्राइब्स थी ना, छोटा नागपुर विलेज के आसपास और भी जो अदर ट्राइब हैं, जो छोटा नागपुर में जितनी भी ट्राइब थी, वो सब जो ट्राइब्स थी वो सब स्लेवरी किया करती थी। एक्चुअली जो दिकूज थे ना, जैसे कि ब्रिटिशर्स आके इन लोगों की ज़मीनों पे काम किया करते थे और इन लोगों से काम करवाया करते थे स्लेव बनाकर। और जो मनी लैंडर थे अदर, या फिर जो बहुत बड़े ज़मींदार होते थे, वो इनकी ज़मीन पर कंट्रोल कर लिया करते थे और इन्हीं की ज़मीन पर, जिनकी, जैसे जो ये ट्राइब है, इन्हीं की ज़मीन पर इन्हीं से ही स्लेवरी कराया करते थे, है ना। तो उस टाइम पर ये चीज़ें बहुत हुआ करती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बिरसा की फॉलोइंग है वो बढ़ती जाने लगी, हज़ारों की संख्या में लोग इन्हें फॉलो करने लगे। और लोगों ने कहा कि ये एक भगवान का रूप है जो कि हमें सारी प्रॉब्लम से बचाएंगे। जो बिरसा है ये एक मुंडाज फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये मुंडा क्या है? ये एक ट्राइबल ग्रुप है जो कहाँ पर रहते हैं? छोटा नागपुर विलेज में। और जो इनके फॉलोअर्स हैं वो अदर ट्राइबल से भी हैं, अदर रीजन से भी हैं, जैसे कि सांथल्स एंड ओरोन्स। ठीक है, नाम याद रखना है आपको इनका। और सभी ट्राइब्स की अगर हम बात करें, जो जहाँ पर भी ये ट्राइब्स रहा करती थी, अगर हम उन रीजन की बात करें, तो सभी बहुत ही अनहैप्पी थे, क्योंकि उन लोगों को जो चेंज फेस करने पड़े थे। एक्चुअली क्या हुआ कि इन्हीं की ज़मीन पर आकर ब्रिटिशर्स ने, देखिए, एक तो रूल कर लिया। ठीक है, अदर पीपल भी जो इनसे शक्तिशाली होते थे वो आकर क्या करते थे, इनकी ज़मीनों पर रूल करते थे। तो इनकी जो ऑलरेडी हैप्पी लाइफ थी ना, अब उससे ये नाखुश हो गए, क्योंकि वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। अब लोग आकर इनके ऊपर रूल कर रहे थे और ये स्लेवरी का काम कर रहे थे उनके लिए, अपनी ही ज़मीनों पर। अब इनके जो फैमिलियर वे थे ना ज़िंदगी जीने के, वो भी चेंज हो रहे थे, एक्चुअली डिक्लाइन हो रहे थे डे बाय डे। जो इनका लाइवलीहुड था और जो इनका रिलीजन था वो भी डेंजर में था। अब यहाँ पर रिलीजन डेंजर में होने का मतलब क्या है? देखिए, जब हमने बात की ना अभी ऊपर यहाँ पर कि दिकूज थे, दिकूज में ना इस टाइम पर ब्रिटिशर्स के साथ साथ ना क्रिश्चियन मिशनरीज
भी आने लगी थी, और ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ क्या करती थी, लोगों को ना रिलीजन चेंज कराने में लगी हुई थी। तो इनका जो रिलीजन था वो भी डेंजर में था। अब इस पैराग्राफ में है कि क्या क्या चीज़ें आप इस लेसन में पढ़ेंगे, किस तरीके से बिरसा ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराया, और आउटसाइडर्स कौन थे जिन्हें हम दिकूज कह रहे हैं। साथ ही साथ ये लोग इन्हीं रीजन में रहने वाले लोगों से स्लेवरी करवाते थे, क्यों करवाते थे, कैसे करवाई, और एक्चुअली जो ट्राइबल पीपल हैं वो लोग कैसे अपना जीवन यापन या अपना लाइवलीहुड कर रहे थे अंडर ब्रिटिश रूल। कुछ ऐसा आपको पढ़ने को मिलेगा, इन लोगों की जो ट्राइबल लाइफ थी वो कैसे चेंज हुई इस रूल के अंदर। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। आप लोगों ने लास्ट ईयर जो ट्राइबल सोसाइटीज़ की बात की थी उसको तो अच्छे से पढ़ा ही था, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। देखिए क्या हुआ था कि कास्ट सोसाइटीज़ में लोगों को कास्ट के हिसाब से बांट दिया गया था, ठीक है, जिसमें लोगों को कास्ट के हिसाब से कुछ कस्टम थे, कुछ रिचुअल्स थे, वो लेट डाउन किए थे किसने, ब्राह्मण्स ने। लेकिन एक ऐसा ग्रुप था जहाँ पर कोई सोशल ऐसा शार्प डिवीज़न नहीं था जैसा कास्ट सिस्टम में हुआ करता था। जैसे कास्ट सिस्टम में तो अनटचेबिलिटी भी आ गई थी, लेकिन एक ऐसी सोसाइटी थी या ऐसा कुछ ग्रुप था जहाँ पर इतनी ज़्यादा सोशल डिवीज़न नहीं हुआ करती थी। वो कौन सा ग्रुप था, वो उन्हें कहा जाता था ट्राइबल, जो कि एक सेम ट्राइब से बिलोंग करते थे और ये शेयर करते थे सेम कॉमन टाइप ऑफ किनशिप, मतलब एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे ये लोग। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आपको डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे, इन लोगों के मुखिया वगैरह भी तो हुआ करते थे स्टेटस के हिसाब से, लेकिन इतना नहीं था जितना शार्प डिवीज़न आपको कास्ट सिस्टम में देखने को मिलेगा। कि ट्राइबल ग्रुप्स अपना लाइवलीहुड कैसे अर्न करते थे, तो इनके ऑक्यूपेशन पे बात करेंगे हम। कुछ तो थे एग्रीकल्चर, मतलब खेती बाड़ी किया करते थे, जिन्हें हम कहते हैं झूम कल्टीवेटर्स, और कुछ थे एनिमल हर्डरर, जिनको हम क्या कह सकते हैं, पेस्टोरलिस्ट, ठीक है। इनके बारे में बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं झूम कल्टीवेटर्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है लास्ट ईयर। झूम कल्टीवेशन को एक सेकंड नेम से भी बुलाया जाता है, ठीक है, उसका नाम क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो आप एक चीज़ याद रखना कि आपसे झूम के साथ साथ ये नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहा जाता है, तो आपको ये सब्स्टिट्यूट नेम याद रखना है। अब झूम कल्टीवेशन जो है वो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पर प्रैक्टिस की जाती थी, और ये मोस्टली कहाँ पर की जाती थी, फॉरेस्ट में। अब इसमें करते क्या थे, जो कल्टीवेटर्स थे ना वो ट्री टॉप्स को काट दिया करते थे। अब ट्री टॉप्स होता क्या है, देखिए जैसे कि ये ट्री है और इसके ऊपर यहाँ पर ऊपर की तरफ यह कैनोपी होती है। ये कैनोपी ना बहुत डेंस होती है एक्चुअली, ठीक है। तो जब ये कैनोपी बहुत डेंस होती है तो इसी वजह से जो सनलाइट है ना वो यहाँ पत्तों तक ही रह पाती है, नीचे ग्राउंड तक रीच नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसलिए ये इस कैनोपी को काट दिया करते थे ताकि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट ग्राउंड तक रीच हो पाए, ग्राउंड तक पहुँच पाए। तो यहाँ पर वही बात कही गई है। और फिर उसके बाद ये क्या करते थे कि जो वेजिटेशन है लैंड पे उसको बर्न कर दिया करते थे, उसको जला दिया करते थे, और जलाने के बाद जो उसकी राख बचती थी, राख एक्चुअली जो इकट्ठा हो जाती थी, उसको ये उसी जगह पर स्प्रेड कर दिया करते थे। अब स्प्रेड भी क्यों किया करते थे, क्योंकि जो ऐश है ना उसके अंदर पोटैश होता था जो सोइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता था, और उसकी वजह से सोइल फर्टाइल हो जाती थी। तो देखिए ध्यान से सुनना, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं, सीटेट में तो बिल्कुल ही पूछे जाते हैं, अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये लोग ट्री को कट करने के लिए एक्सिस का यूज़ किया करते थे, और सोइल को स्क्रैच करने के लिए जो कि हल वगैरह होता है ना उसका यूज़ किया करते थे, ताकि जो सोइल है वो प्रॉपर तरीके से कल्टीवेट हो जाए और प्रॉपर तरीके से जो ये कल्टीवेशन कर रहे हैं वो उसका प्रोडक्शन अच्छा हो पाए। अब ये क्या करते हैं कि जो सीड है ना उसे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ब्रॉडकास्ट का मतलब ऐसे ही फेंक देना, ऐसे ही स्कैटर कर देना। अब यहाँ पर पहले देखो होता क्या था, लोग ना सीड्स को सो करते थे, लेकिन झूम कल्टीवेशन में ऐसा नहीं होता था। यहाँ पर ये क्या करते थे, सीड्स को ना स्कैटर कर दिया करते थे फील्ड पे, ठीक है, उसको प्लॉव करने की बजाय सीधा फेंक दिया और ना ही उसको सो किया करते थे। अब जब क्रॉप एक बार रेडी हो जाती थी फिर उसको बाद में हार्वेस्ट कर लिया जाता था। अब क्या होता था कि इसके बाद ये दूसरे फील्ड पर चले जाते थे। इसका मतलब ये है कि सपोज़ कीजिए यहाँ पर इन्होंने झूम कल्टीवेशन स्टार्ट किया, ठीक है।
अब जब एक बार यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्रॉप ग्रो हो गई, फिर हार्वेस्ट कर ली गई, उसके बाद ये यहाँ से दूसरी जगह पर, दूसरी फील्ड पर मूव कर जाते थे। अब नाम से ही समझ आ रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कि मतलब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, तो इसलिए है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब इनके शिफ्ट करने के पीछे भी एक रीज़न है। सपोज़ कीजिए इन्होंने इस लैंड पर क्रॉप्स ग्रो की, फिर इन्होंने यहाँ पर हार्वेस्ट भी कर ली। अब क्या होता था, जहाँ पर इन्होंने क्रॉप्स ग्रो की और फिर हार्वेस्ट करने के बाद इस सोइल की फर्टिलिटी जो होती थी ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी या कुछ कम हो जाती थी। तो इसी वजह से इसको कुछ सालों तक ऐसे ही पड़े रहने देने के लिए ये दूसरी जगह पर चले जाते थे, ताकि जो पहले वाली लैंड है जहाँ पर ये ऑलरेडी कल्टीवेशन करके आ चुके हैं, वहाँ लैंड पर दोबारा से सोइल फर्टाइल हो जाए। सोइल फर्टाइल होने में रिकवरी में टाइम लेती है ना, तो इसी वजह से कुछ सालों तक ये पहले वाले पार्ट को, पहले वाली जो खेती वाली लैंड है ना, उसको कुछ सालों के लिए स्पेयर छोड़ दिया करते थे और ये दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया करते थे। और जब पहले वाली लैंड जहाँ पर ये खेती किया करते थे, जब वहाँ पर सोइल रिकवर हो जाती थी, तो ये क्या करते थे, वापस उस जगह पर चले जाया करते थे। अच्छा देखिए, जो ये लैंड है जिसको ये कल्टीवेट करने के बाद छोड़ दिया करते थे, तो उसको कहा जाता है फैलो। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फैलो किसे कहा जाता है। यहाँ बॉक्स में भी दिया हुआ है कि फैलो क्या होता है, एक वो लैंड या जहाँ पर जो खेती का एक वो पार्ट जहाँ पर अभी क्रॉप करने के बाद उसे अनकल्टीवेट छोड़ दिया जाता है, ताकि उसकी सोइल रिकवर हो जाए और फर्टिलिटी जो है सोइल की वो रिकवर हो जाए। और जो साल है वो एक ट्री है। महुआ क्या है, एक फ्लावर है जिसे खाया भी जा सकता है और जिसकी अल्कोहल भी बनती है। अब ये था शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के एरिया की बात करें तो ये हिली एरियाज़ में पाया जाता है और इसको कहाँ कहाँ और प्रैक्टिस किया जाता है, सेंट्रल इंडिया में और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जहाँ पर फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स हैं, वहाँ पर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। अब हम बात करते हैं हंटर्स के बारे में एंड गैदरर्स के बारे में। अब कुछ रीजन में जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो हंटिंग किया करते थे एनिमल्स की और फूड गैदर्स किया करते थे। उनके लिए जो फॉरेस्ट है वो सर्वाइवल का पार्ट था, तो इसलिए फॉरेस्ट उनके लिए तो बहुत नेसेसरी था। और ये ट्राइब कौन सी थी, खोंड्स ट्राइब। और ये किससे बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे उड़ीसा के फॉरेस्ट से। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और ये जो लोग थे, ये लोग क्या करा करते थे कि कलेक्टिवली हंट किया करते थे। ये एक ग्रुप में जाकर हंटिंग किया करते थे और जो भी इनको मांस मिलता था, जो भी मीट मिलता था, एक दूसरे में बांट लिया करते थे प्रॉपर पोर्शन में। ये लोग फ्रूट्स भी खाते थे, रूट्स भी खाते थे और ये लोग फूड को भी कुक करते थे, लेकिन एक स्पेशल ऑयल से, जो ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया करते थे, ये लोग साल एंड महुआ के सीड से क्या किया करते थे, ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया करते थे और फिर उस तेल से क्या बनाया करते थे, ये फूड, उस फूड को ये पकाया करते थे। और ये श्रब्स एंड हर्ब्स को भी यूज़ किया करते थे फॉर मेडिकल पर्पज़। एक्चुअली ये लोग ना, क्या नाम है, आयुर्वेदिक जिसे बोलते हैं, उनको यूज़ किया करते थे और साथ ही साथ उनको बेचा भी करते थे ये लोग। अब ये श्रब्स एंड हर्ब्स को बेच दिया करते थे जब उनके कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट निकाल लिया करते थे जो मेडिकल पर्पज़ में काम आ सके। अब क्या होता था कि जो लेदर्स और जो लोकल वीवर होते थे ना, ये क्या करते थे, ये खोंड्स के पास आया करते थे जब इनको एक स्पेशल कलर की ज़रूरत होती थी अपने क्लॉथ्स के लिए और लेदर के लिए। अब वो सप्लाई क्या है, किस चीज़ की सप्लाई के लिए आया करते थे, कुसुम एंड प्लाश फ्लावर। इससे क्या होता है कि कलर निकलता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक कलर निकलता है। और ये आपने देखा भी होगा कि होली का जो रंग निकलता है ना, जो ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं वो यहीं से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो जब ये लोकल वीवर्स एंड लोकल लेदर्स को ऑर्गेनिक कलर की ज़रूरत होती थी, नेचुरल कलर की ज़रूरत होती थी, तो ये यहाँ पर इनके पास, खोंड्स के पास आया करते थे। आपको नाम पता होना चाहिए उन फ्लावर्स का। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो ये फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, इनके पास राइस और अदर ग्रेन की सप्लाई कैसे होती थी। इसका आंसर ये है कि एट टाइम्स ये लोग ना एक्सचेंज किया करते थे गुड्स को, मतलब सामान के बदले सामान लिया करते थे, पैसे नहीं लेते थे। उसमें क्या करते थे, ये अपनी तरफ से तो जो फॉरेस्ट की वैल्यूएबल चीज़ थी वो उनको दे देते थे और सामने वाले पर्सन से ये क्या ले लेते थे वापस में, जो इनको ज़रूरत होती थी। तो इनको ज़रूरत किस चीज़ की होती थी, इनको ग्रेन्स या राइस की ज़रूरत होती थी, तो ये उन सामान के बदले सामान लिया करते थे। मतलब जो भी फॉरेस्ट की चीज़ है जो ये बेचने जाते थे लोकल मार्केट में, वहाँ पर उनसे पैसा लेने की बजाय सामान ले लेते थे जो इनको ज़रूरत होती थी, जैसे ग्रेन्स एंड राइस।
और कई बार ये क्या करते थे, अगर इनको एक्सचेंज नहीं करना होता था तो अपनी स्मॉल अमाउंट की जो इनकी अर्निंग होती थी उससे ये सामान खरीद लिया करते थे। अब विलेज में कुछ और लोग अलग टाइप की जॉब भी करते थे, जैसे कि लोड को कैरी करते थे, बाहर उठाते थे, बिल्डिंग रोड्स पर काम करते थे, और कुछ लोग पीजेंट्स या फिर फार्मर्स का काम करते थे। अब जो बेगास थे ना, वो कौन सी ट्राइब थी? ये ट्राइब बिलोंग करती है सेंट्रल इंडिया से। ये लोग बड़े ही रिलक्टेंट थे किसी और के लिए काम करने के लिए। ये किसी और के लिए एक्चुअली काम करना ही नहीं चाहते थे। अब जो बेगास थे उन लोगों ने अपना जीवन यापन किया जो फॉरेस्ट से उन्हें प्रोड्यूस होता था, सिर्फ उसी से ही। और ये लोग कहते थे कि ये हमारी डिग्निटी के खिलाफ है, और एक्चुअली डिग्निटी के बिलो है कि हम किसी और के लिए काम करें या हम किसी और के लेबरर बने। ट्राइबल ग्रुप को जब चीज़ों की ज़रूरत होती थी जो इनकी लोकेलिटी में प्रोड्यूस नहीं होती थी, तो उसके लिए इनको ख़रीदारी तो करनी ही होती थी और चीज़ों को बेचना भी होता था। अब इन लोगों को ख़रीदारी करने के लिए किस पर डिपेंड रहना पड़ता था? वो थे ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स। अब जो ट्रेडर्स थे ना, ये इनको महंगे दामों पर चीज़ें बेचा करते थे, और जो मनी लैंडर्स थे वो इन लोगों को लोन प्रोवाइड किया करते थे ट्राइबल्स को, ताकि उनको कैश की कमी ना हो। और जब भी इनको कैश की नीड होती थी तो ये मनी लैंडर्स के पास जाते थे और उनसे पैसे ले लेते थे उधार पे। अब जो मनी लैंडर्स थे, जब इनको वो लोन प्रोवाइड करते थे उसमें साथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाकर उनको पैसे दिया करते थे। अब ट्राइबल ग्रुप के लिए इंटरेस्ट देना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि एक तो हाई अमाउंट इनके ऊपर लगा दिया जाता था, और इसी वजह से ये लोग डेट में एंड पावर्टी में चले गए थे। और इन्होंने अपनी माइजरी का कारण भी फिर मनी लैंडर एंड ट्रेडर्स को ही बताया। अब बात करते हैं जिन्होंने एनिमल की हर्डिंग की है एंड रियरिंग की है। ऐसे ट्राइबल ग्रुप को आप पेस्टोरलिस्ट भी कह सकते हैं, और ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर अपने कैटल एंड शीप या जो भी इनका एनिमल होता है उसके हर्ड में एक सीज़न से लेकर दूसरे सीज़न घूमते रहते थे। अब इसका रीज़न क्या था? ये जहाँ पर घास ख़त्म हो जाती थी, एक जगह पर एग्जॉस्ट हो जाती थी, तो दूसरी घास ढूंढने के लिए जहाँ पर अच्छी घास इनको मिल सके, जहाँ पर ये अपने एनिमल्स का चरवाहा जो होता है, मतलब घास वगैरह चराने का जो तरीका है वो ये जारी रख सके। और अगर इन ग्रुप्स की बात करें, या ट्राइबल ग्रुप्स थे कौन कौन? वैन गुजर्स जो कि पंजाब हिल से थे, लबादीज जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, ये कैटल हियर करते थे, ठीक है, ये कैटल पालते थे। और गडीज जो कि कुल्लू से बिलोंग करते थे, और ये शेफर्ड्स थे, अपने साथ शीप वगैरह रखते थे। और बकरवाल्स जो थे, जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ये गोट्स रखते थे। अब बात करते हैं सेटल्ड कल्टीवेशन की। देखिए, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ने सेटलिंग डाउन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमना भी बंद कर दिया। अब पहले वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाकर कल्टीवेशन करते थे, लेकिन अब इन्होंने एक ही जगह पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया, खेती बाड़ी करनी स्टार्ट कर दी। ये लोग प्लो यूज़ करते थे कल्टीवेशन के लिए, और इनको थोड़े टाइम बाद ना इनकी लैंड के राइट भी मिल गए जहाँ पर ये रहा करते थे। अब एक ट्राइब की अगर बात करें, जैसे कि मुंडास, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? छोटा नागपुर। तो कुछ ट्राइब्स की जो लैंड हुआ करती थी ना, वो सारे क्लैन को बिलोंग करती थी, मतलब एक स्पेसिफिक मेंबर का ही राइट नहीं होता था, पूरे क्लैन का राइट होता था उस पर। और जो क्लैन के डिसेंडेंट होते थे वही उसके ओरिजिनल सेटलर्स हुआ करते थे, जिन्होंने पहले लैंड को क्लियर किया हुआ होता था। अब इस ज़मीन पर सबका राइट होता था, सभी क्लैन के मेंबर उस पर राइट और हक जताते थे। अब जो इनके कुछ चीफ होते थे ना, वो जो पावरफुल मैन होते थे, वो अपनी जो लैंड है उसको रेंट पर दे दिया करते थे, इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटिंग इट देमसेल्व्स, मतलब खुद कल्टीवेट करने के बजाय उसकी लैंड को कल्टीवेट कोई और किया करता था। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ना, इन्होंने पता है क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो ये ग्रुप है ना, गोंड्स और संथल्स, ये बहुत सिविलाइज्ड हैं, लेकिन जो हंटर गैदरर्स हैं, या जो एनिमल हर्डर्स हैं, या जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, इनको सिविलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। और ये लोग बहुत वाइल्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा सैवेज हैं, ऐसा ब्रिटिश को लगा। फिर यहाँ से ब्रिटिश ने सोचा कि इनको किस तरीके से सिविलाइज किया जाए, और यहाँ से स्टार्ट होता है इनका कॉलोनियल रूल, जिसने अफेक्ट किया इनकी ट्राइबल्स की लाइफ पर। ट्राइबल्स की लाइफ ब्रिटिश रूल से पहले कैसी थी और ब्रिटिश रूल्स के बाद कैसी हो गई? देखिए, ब्रिटिश के आने से पहले ना ट्राइबल के एक चीफ हुआ करते थे, जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते थे, और इन लोगों के मुखिया कहलाए जाते थे। इन लोगों के पास कुछ इकोनॉमिक पावर हुआ करती थी, इन लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हुआ करती थी, ये टेरिटरीज को कंट्रोल किया करते थे, और इन लोगों की अपनी पुलिस हुआ करती थी। ये लोग खुद रूल्स को डिसाइड करते थे, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड लैंड मैनेजमेंट पर या कोई यहाँ पर झगड़ा हो गया तो यही लोग यहाँ पर क्या किया करते थे? जस्टिस
प्रोवाइड किया करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया उसके अंदर क्या हुआ कि जो ट्राइबल चीफ थी उनकी जो पावर थी, उनके जो फंक्शन थे बिल्कुल चेंज हो गए थे। अब इन लोगों को कुछ भी ऐसा अलाउड नहीं था कि अपनी मर्जी से कर पाएँ। अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ फोर्सफुली लॉ भी यहाँ पर बना दिए जो इनको फॉलो करने पड़ते थे सभी ट्राइबल ग्रुप को और साथ में चीफ को भी। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब तुम लोगों को हमें ट्रिब्यूट पे करना पड़ेगा, कुछ नजराना बोलते ना जिसे, कि जैसे गिफ्ट के तौर पर कुछ तुम लोगों को हमें देना पड़ेगा। अब इन चीफ्स की अथॉरिटी भी ख़त्म हो गई थी जो ये पहले एंजॉय किया करते थे। इवन दो अब ये लोग अपने ट्रेडिशनल फंक्शंस को भी फॉलो नहीं कर सकते थे। अब कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स को शिफ्टिंग कल्टीवेटर से क्या प्रॉब्लम हुई उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए जो ब्रिटिशर्स थे ना उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते रहते थे, क्योंकि इन लोगों का खुद का कोई घर तो होता नहीं था शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का। और यहाँ पर ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि ब्रिटिशर्स को चाहिए था एक प्रॉपर रेवेन्यू और शिफ्टिंग कल्टीवेटर से इनको प्रॉपर रेवेन्यू नहीं मिल पाता था। देखिए क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना ये चाहते थे कि झूम कल्टीवेटर सेटल डाउन हो जाए और ये एक पीजेंट कल्टीवेटर बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि रीज़न क्या था इन लोगों को सेटल डाउन कराने का, क्योंकि ना एक तो सेटल्ड पीजेंट्स को इजी होता था कंट्रोल करना, जो कि ब्रिटिशर्स चाहते ही थे सबको कंट्रोल करना। उन लोगों को एडमिनिस्टर करना बहुत इजी हो जाता था और उन लोगों को एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल होता था जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। और सेकंड चीज़ ये थी कि जो ब्रिटिशर्स थे ना इनको रेगुलर रेवेन्यू चाहिए होता था, तो रेगुलर रेवेन्यू उन लोगों से नहीं मिल पाता था जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते थे। तो इसलिए ये चाहते थे कि जो झूम कल्टीवेटर्स है ना वो सेटल डाउन हो जाए ताकि उनसे भी ये रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लैंड सेटलमेंट कर दी ताकि ये लोग यहाँ पर पीजेंट कल्टीवेटर की तरह काम करने लगें। अब इस लैंड सेटलमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने लैंड को मेज़र किया और फिर हर इंसान के हिस्से में कुछ लैंड को डिफ़ाइन किया गया कि किसके हिस्से में कितनी लैंड आएगी, कितना % जाएगा। फिर उसके बाद उसी के हिसाब से रेवेन्यू को कलेक्ट किया गया और रेवेन्यू कलेक्ट करने के बाद पीजेंट्स एंड कुछ टेनेंट्स बनाए गए। अब जो पीजेंट्स होते थे ये तो होते थे लैंड ओनर्स, और जो टेनेंट्स होते थे ना ये लोग क्या करते थे, पे करते थे रेंट को और फिर बाद में कलेक्ट करके रेवेन्यू दिया जाता था ब्रिटिशर्स को। अब देखिए जो ब्रिटिशर्स के एफर्ट थे ना झूम कल्टीवेटर्स को सेटल डाउन कराने के, वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। रीज़न क्या था, सेटल्ड प्लो कल्टीवेशन करना एक तो इजी नहीं था उस एरिया में, क्योंकि जो वाटर था वो बिल्कुल कम था और जो सोइल थी वो बिल्कुल ड्राई थी। लेकिन झूम कल्टीवेशन के लिए सोइल का फर्टाइल होना बहुत ज़रूरी है और झूम कल्टीवेटर्स में जिन्होंने भी वो कल्टीवेशन वहाँ पर की उन्होंने बाद में सफ़र भी किया। तो इसी वजह से झूम कल्टीवेटर्स जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करते थे उन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को आगे बढ़ाया, उन्होंने उसी को ही कंटिन्यू किया। अब यहाँ पर इन लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया तो ब्रिटिशर्स को इनकी बात तो माननी पड़ी, लेकिन कुछ शर्तों पे। ब्रिटिशर्स ने कहा कि तुम लोगों को शिफ्टिंग कल्टीवेशन अलाउड है लेकिन फॉरेस्ट के कुछ ही पार्ट में तुम लोगों को अलाउड होगा। अब फॉरेस्ट के कुछ लॉज बनाए गए और उनका इम्पैक्ट जान लेते हैं कि ट्राइबल्स की लाइफ पर क्या आया। ये तो आपने देख ही लिया है कि जो ट्राइबल ग्रुप है उनकी लाइफ डायरेक्टली किससे रिलेटेड थी, उनकी लाइफ कनेक्टेड थी फॉरेस्ट से। अब यहाँ पर फॉरेस्ट में कुछ लॉज चेंज किए गए जिसका पूरा का पूरा जो इफ़ेक्ट था वो ट्राइबल की लाइफ पर पड़ा। अब जो ब्रिटिशर्स थे ना इन्होंने अपने कंट्रोल को एक्सटेंड कर लिया था, सभी जो फॉरेस्ट थे वो इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिए थे और इन्होंने डिक्लेयर किया कि जो फॉरेस्ट है ना वो इन लोगों की स्टेट प्रॉपर्टी है और इन्होंने कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व्ड फॉरेस्ट बोल दिया और इन्होंने कहा इन फॉरेस्ट में सिर्फ टिम्बर को ग्रो किया जाएगा जो ब्रिटिशर्स की डिमांड होती थी। अब इन रिजर्व्ड फोर्सेस में जो ट्राइबल्स थे उनको अलाउड नहीं था कि वो घूम सके यहाँ पर इन फॉरेस्ट में, और ना ही वो झूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना ही वो फ्रूट्स कलेक्ट कर सकते हैं, ना ही वो एनिमल्स का शिकार कर सकते हैं। अब सोचिए कि इनके ऊपर इतनी सारी बंदिशें लगा दी तो अब झूम कल्टीवेटर्स कैसे सरवाइव करते इस सिचुएशन में। तो इसी वजह से कुछ लोग मूव होने लगे उन एरियाज से लाइवलीहुड को जीने के लिए और कुछ काम को सर्च करने के लिए। अब क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स है ना इन्होंने मना तो कर दिया था कि कोई भी ट्राइबल पीपल
फॉरेस्ट के अंदर नहीं आएंगे, नहीं रहेंगे। लेकिन इन लोगों को एक प्रॉब्लम भी फेस हुई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लेबर की ज़रूरत होती थी, अब उनको वो नहीं मिल पाते थे। ट्रीज़ वगैरह को कट करने की ज़रूरत होती थी, वो नहीं मिल पाते थे। और ट्रीज़ कट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए या रेलवे स्लीपर्स के लिए ट्रीज़ को कट करना पड़ता था। अब जो रेलवे स्लीपर्स हैं ये बनती कैसे थी? ये हॉरिजॉन्टल प्लैंक होती हैं वुड की, जिससे रेलवे की लाइंस बनाई जाती हैं। और जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स हैं ना, अब उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि इनको लेबरर चाहिए थे। अब इन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला? इन्होंने झूम कल्टीवेटर को कहा कि हम तुम लोगों को फॉरेस्ट में कुछ पैचेस ऑफ लैंड देंगे जिस पर तुम लोगों को अलाउड होगा कि तुम कल्टीवेशन कर सकते हो। लेकिन शर्त ये होगी, जो यहाँ पर रह रहे हो विलेज में, जो कल्टीवेशन करेंगे वो यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लेबर भी प्रोवाइड करेंगे और फॉरेस्ट का ध्यान भी रखेंगे। अब कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ने कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज के अगेंस्ट रिएक्शन दिया और इन्होंने इनके रूल्स मानने से मना कर दिया। और इन्होंने कहा कि जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि हम कब से इन्हीं फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हैं। ये तो बहुत नेसेसरी चीज़ है हम लोगों के लिए, हम लोगों के सर्वाइवल के लिए। क्योंकि क्या किया था कि इन लोगों का फॉरेस्ट के अंदर रहना बैन हो गया था ब्रिटिश रूल के अंडर। तो इस वजह से इन्होंने ओपन रेबेलियन जो है वो स्टार्ट कर दिया था। इस रेबेलियन का नाम क्या था? सोंग्राम संगमा, जो कि 1906 में हुआ था आसाम में। और एक फॉरेस्ट सत्याग्रह चलाया गया 1930 में सेंट्रल प्रोविंस में। एंड नॉट ओनली दिस, अब यहाँ पर लोगों को ट्रेड के साथ भी क्या प्रॉब्लम आई उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो ट्राइबल ग्रुप था उन्होंने देखा कि जो ट्रेडर्स हैं, जो मनी लैंडर्स हैं, इन लोगों को फॉरेस्ट के प्रोडक्ट चाहिए थे और ये लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने आते थे। लेकिन इन्होंने साथ ही साथ क्या किया, जो मनी लैंडर्स थे इन्होंने ट्राइबल ग्रुप को कैश लोन प्रोवाइड किया और इनको ऑफ़र किया, और साथ ही साथ वर्क फॉर वेजेस ऑफ़र किया कि भाई ये पैसे पर काम करें डेली बेसिस पर। अब ट्राइबल ग्रुप्स को कुछ टाइम लगा एक्चुअल में जानने के लिए कि एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है। जैसे कि अगर सिल्क की बात करें ना, 18th सेंचुरी में इंडिया जो है उसकी सिल्क बहुत डिमांड में थी यूरोपियन मार्केट में, क्योंकि इंडिया में फ़ाइन क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस हुआ करता था और यहाँ से फिर एक्सपोर्ट भी हुआ करता था महंगे दामों पर। इंडिया में फ़ाइन क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस हुआ करता था और उसकी वैल्यू यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ से इंडिया से सिल्क बहुत जल्दी एक्सपोर्ट भी हो जाया करता था। जैसे जैसे मार्केट ने एक्सपेंड किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने सिल्क के प्रोडक्शन को एनकरेज किया, क्योंकि देखिए जो उसकी डिमांड थी ना यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा थी, और जितना ये यहाँ से सिल्क सस्ते दाम में खरीद कर महंगे दाम में बेचते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फ़ायदा होता था। एक प्लेस है हज़ारीबाग, जो कि कहाँ पर है? झारखंड में। अब इस एरिया में क्या किया जाता है? कोकून्स को रियर किया जाता है। अब इन कोकून्स को रियर कौन करता है? एक स्पेसिफिक ट्राइब का नाम दिया हुआ है, सांथल्स। ये जो लोग हैं ये कोकून को रियर करते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हजारीबाग में कोकून रियर होता है तो वो कौन सी ट्राइब करती है? वो होती है सांथल्स ट्राइब। अब यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं ना वो भी सिल्क में डील किया करते थे। एक्चुअली सभी को प्रॉफिट चाहिए था, तो इनके जो एजेंट्स होते थे ट्रेडर्स के, वो यहाँ ट्राइबल ग्रुप के पास आते हैं और इनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं और इनसे कोकून को कलेक्ट कर लेते हैं। अब ये लोग इनको प्रोवाइड क्या करते हैं? जो यहाँ पर कोकून को ग्रो करते हैं उनको 3 से 4 रुपये ये प्रोवाइड करते थे 1000 कोकून्स के। कितना कम अमाउंट ये होता है। और फिर इन कोकून को बुर्दवान या गया जिसे कहा जाता है वहाँ पर जाकर इनको बेच दिया जाता है 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना इसके प्राइस से ज़्यादा। तो इसमें प्रॉफिट किसका होता है? प्रॉफिट होता है मिडलमैन का, जो कहाँ पर काम करता है, जो कि एक तो जो ग्रो करते हैं सिल्क उनके बीच में, और फिर जो लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं उनके बीच में। ये मिडलमैन जो होते हैं ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर कमा लेते हैं। अब सारा पैसा या तो मिडलमैन के हाथ में जाता था और ट्रेडर्स के हाथ में जाता था। तो अब जो ये ट्राइब्स हैं इनको लगा जो ट्रेडर्स हैं ना ये हमारे मेन एनिमी हैं, इनकी वजह से हम मिजरेबल कंडीशन में हैं। अब यहाँ पर जो ट्राइबल्स हैं ना वो कहीं काम ढूंढने के लिए जाने लगे, बाहर निकलने लगे, क्योंकि उनकी जो कंडीशन थी पहले तो किसने ख़राब की थी? जो ट्रेडर्स थे, मनी लैंडर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो रूल कर रहे थे वहाँ पर। अब ट्राइबल्स जो हैं वो अपने घर से दूर जाने लगे ताकि उनको काम मिले, लेकिन उनकी जो कंडीशन थी वो और भी ज़्यादा वर्स हो गई थी।
अब 19th सेंचुरी में टी प्लांटेशन आया और कोल माइनिंग का काम शुरू हुआ। अब यहाँ पर टी प्लांटेशन जो कि असम में था और कोल माइनिंग कहाँ पर थी, झारखंड में। वहाँ पर काफ़ी सारे ट्राइबल्स को रिक्रूट किया गया। अब इनको लगाया गया था कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू। अब ये कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लगाया गया था तो इसलिए इन लोगों को लो वेजेस दिया जाता था, कम पैसा दिया जाता था और इनको घर वापस भी नहीं लौटने दिया जाता था। यहाँ पर आप ये पिक्चर में देख सकते हैं जो प्लाइट कंडीशन दिखाई हुई है कोल माइनर्स की। अब यहाँ पर एक बार डिटेल में और पढ़ लेते हैं। 1920s में ना 50% कोल माइनर कौन थे, ट्राइबल्स थे। और ये किस कोल माइन में काम किया करते थे, झारिया एंड रानीगंज, जो कहाँ पर है, बिहार में है ये कोल माइन। ये लोग ना कोल माइन में काम करने के लिए डीप डाउन, बिल्कुल गहराई में जाया करते थे, डार्क में, और बहुत सफोकेटिंग भी होता था वहाँ पर और ये बहुत डेंजरस भी हुआ इन लोगों के लिए। तो इसलिए 1920s में 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर कोल माइन में मारे गए थे। अब आगे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि 19th और 20th सेंचुरी में जो ट्राइबल ग्रुप थे ना वो रिबेल करने लगी। अब रिबेल किसके अगेंस्ट हुआ, इन्होंने रिबेल किया दिकूज के अगेंस्ट। अब दिकूज कौन थे, जो ट्रेडर्स थे, मनी लैंडर्स थे या जो ब्रिटिशर्स थे जो रूल करने आए थे। तो एक्चुअल में दिकूज वो थे जो आउटसाइडर्स थे, जो इनका शोषण कर रहे थे। तो इन्होंने उनके अगेंस्ट क्या किया, एक रेबेलियन स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर उन ग्रुप्स का नाम पढ़ लेते हैं, उन ट्राइब्स का नाम पढ़ लेते हैं। कोल्स ने रेबेलियन स्टार्ट किया 1831 में। फिर आए सांथाल्स जो कि इन्होंने स्टार्ट किया 1855 में। फिर आया बस्तर रेबेलियन जो कि सेंट्रल इंडिया से एक्चुअली स्टार्ट हुआ था, अराइज हुआ था 1910 में। फिर आया वॉरली रिवोल्ट जो कि महाराष्ट्र में हुआ 1940 में। अब जैसा ये इन्होंने रेबेलियन चलाया था उसी टाइप का एक मूवमेंट स्टार्ट किया बिरसा ने, जिसके बारे में अभी हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। बिरसा मुंडा जो है वो मिड 1870 में बोर्न हुए थे। इनके फादर जो है वो बिल्कुल पुअर, एक्चुअली ये पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर भी बहुत पुअर थे और इनका जो जन्म हुआ था वो कुछ छोटा नागपुर विलेज में हुआ था। कौन से फॉरेस्ट के आसपास, बोहोंडा के आसपास हुआ था। और ये शीप वगैरह ग्रेजिंग कराया करते थे। खाली टाइम में ये जो फ्लूट है वो बजाया करते थे या डांस किया करते थे लोकल अखाड़ाज में। इनके फादर को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना पड़ता था काम की इनके फादर को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना पड़ता था ताकि काम ढूंढ पाएँ, क्योंकि ये लोग बहुत ही पॉवर्टी में इन्होंने अपना जीवन यापन किया था। जब बिरसा मुंडा एडोलेसेंस एज में थे तब उन्होंने बहुत सारी टेल सुनी थी कि कैसे मुंडा ने अपराइज किया था पास्ट से, कैसे वो अपने स्टेटस को उन्होंने आगे बढ़ाया था। और उन्होंने ये भी देखा था जो सरदार्स थे, जो लीडर कहा जाता है जिनको कम्युनिटी का, वो अर्ज करते थे लोगों को कि रिवोल्ट करिए, मतलब ऑपरेशन में रहिए मत। और उनको अभी तक एक चीज़ और याद थी कि जो सरदार्स थे ना वो ये बातें बोला करते थे कि किसी टाइम पर एक ऐसा गोल्डन एज था जब मुंडास को कोई भी दिकूज आकर ओप्रेस नहीं करता था, कोई आकर एक्सप्लॉइट मुंडास को नहीं कर सकता था। तो इस टाइप का गोल्डन पीरियड मुंडास का रहा था। और इन लोगों का ऐसा कहना भी था कि ऐसी कम्युनिटी दोबारा से रीस्टोर भी होगी। और ये जो मुंडास ट्राइब है ना, जो इनके सरदार्स हैं, वो ये भी कहा करते थे कि हम लोग जो हैं ओरिजिनल सेटलर जो यहाँ के रीजन के रहे हैं, हम उनके डिसेंडेंट्स हैं और हम इस टाइम पर अपने मुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लैंड के लिए लड़ रहे हैं, जो हम बिल्कुल गलत नहीं कर रहे। तो यहाँ पर लोगों को हर बार रिमाइंड कराया जाता था कि जो आपका किंगडम है आपको उसे वापस छीनने की ज़रूरत है। जो बिरसा थे वो लोकल मिशनरी स्कूल में चले गए अपनी स्टडीज़ करने के लिए। अब इन्होंने यहाँ पर मिशनरीज़ के कुछ सरमन सुने। अब यहाँ पर इन्होंने इनको ये कहते हुए सुना कि जो मुंडाज है ना वो अपना हेवनली किंगडम वापस ले सकते हैं। हेवनली किंगडम कौन सा, जो इनका गोल्डन विज़न था या गोल्डन एज जो इनकी हुआ करती थी, तो ये लोग वहाँ उस चीज़ को, उस किंगडम को वापस ले सकते हैं। लेकिन ये वापस कैसे आएगा, ये वापस कैसे आ सकता है इन लोगों के पास? इन्होंने कहा जब वो एक गुड क्रिश्चियन बन जाएंगे, मतलब ये एक तरफ से जो मिशनरीज़ थे, क्रिश्चियन मिशनरीज़, ये इनका धर्म चेंज करना चाहते थे। और इन्होंने कहा कि जब ये गुड क्रिश्चियन बन जाएंगे और अपनी बैड प्रैक्टिसेस को छोड़ देंगे। अब बाद में क्या हुआ, जो बिरसा मुंडा थे इन्होंने कुछ टाइम एक प्रोमिनेंट प्रीचर के साथ बिताया, वैष्णव जिनका नाम था, और इन्होंने उनके इन्फ्लुएंस में एक्चुअली एक सेक्रेड थ्रेड भी धारण कर लिया था। जो सेक्रेड थ्रेड होता है जिसे जनेऊ कहा जाता है अपने यहाँ पर। और इन्होंने इम्पोर्टेंस दी दो चीज़ों को, प्योरिटी एंड पिटी।
अब इसको अगर हिंदी में डिफ़ाइन करेंगे तो शुद्धता और एक दया की भावना, इन दोनों चीज़ों पर इन्होंने वैल्यू दी। ठीक है। जो बिरसा थे ये डीपली इन्फ्लुएंस हुए थे उन कहानियों से, उन आइडियाज़ से जो इन्होंने ग्रोइंग अप एज में सुनी थी। अब इन्होंने ट्राइबल सोसाइटी में जो मूवमेंट चलाया था उसका एक मेन एम यही था कि अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं। तो इन्होंने मुंडाज़ के लोगों से, जो मुंडाज़ ट्राइब से बिलोंग करते थे, उनको कहा कि शराब पीना छोड़ दें, अपने विलेज को, अपने गांव को साफ रखें, और जो सुपरस्टिशियस थिंग्स हैं जैसे कि विच क्राफ्ट है और टोने टोटके हैं, इन सब चीज़ों पर बिलीव ना करें क्योंकि ये लोगों को इरेशनल बनाती हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ भी याद रखें कि जो बिरसा थे ना वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के अगेंस्ट थे एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट भी थे, क्योंकि ये इनको मानते थे एक आउटसाइड फोर्स। और इन्होंने कहा कि जो ट्राइबल्स का ज़िंदगी जीने का तरीका है या जो मुंडाज़ का वे ऑफ लिविंग है खुद का, ये उनको रूइन करना चाहते थे। कौन रूइन करना चाहते थे? जो आउटसाइड फोर्स थे। अब बिरसा मुंडा अपने फॉलोअर्स को कहते थे, ये कुछ 1895 की बात है, ये उनको अर्ज किया करते थे कि अपने ग्लोरियस पास्ट को हम वापस रिकवर कर सकते हैं। तो ये हमेशा गोल्डन एज की बात किया करते थे कि किस टाइप का गोल्डन एज रहा है पास्ट में मुंडाज़ की लाइफ में। तो किस टाइप का गोल्डन एज था? वो था सतयुग, द एज ऑफ ट्रुथ, जिसमें मुंडाज़ जो थे ना वो बिल्कुल साथ में रहकर काम किया करते थे, एक साथ कल्टीवेशन किया करते थे, एक साथ लाइफ का जीवन यापन किया करते थे, प्लांट किया करते थे ट्रीज़ को, ऑर्किड्स को। और ये एक दूसरे को कभी मारते नहीं थे, एक दूसरे के रिलेटिव्स को कभी, मतलब ये खून खराबा नहीं करते थे, बिल्कुल भी ऑनेस्टली रहा करते थे। तो अब जो बिरसा है ना वो चाहते थे कि दोबारा से जो ये मुंडा ट्राइब है इस लैंड पर काम करे और यहाँ पर साथ मिलकर फील्ड को कल्टीवेट करे। अब ये सब चीज़ें जो हैं, जो ये पॉलिटिकल बिरसा जो एम रख रहे थे कि बिरसा का राज हो, तो बिरसा अपना राज जो चलाना चाहते थे, ये चीज़ ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि बिरसा जो है ना, बिरसा मुंडा जो है वो एक एम लेकर चल रहे थे जिसमें वो चाहते थे कि जो मिशनरीज़ हैं, मनी लैंडर्स हैं, हिंदू लैंडलॉर्ड हैं और जो गवर्नमेंट है, इनको बाहर फेंका जाए और किसका राज हो? मुंडा का राज हो। और जो बिरसा है, बिरसा मुंडा, ये ट्राइब जो है बहुत पॉपुलर हो और बिरसा उसके हेड हों। अब जो ये मूवमेंट है ना, ये बिरसा ने इसलिए चलाया था, ऐसा उनका कहना था कि जो ये आउटसाइडर्स हैं इनकी वजह से मुंडाज़ को सफ़रिंग हो रही है, मुंडाज़ की जो मिज़री है इसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ ये आउटसाइडर्स हैं या फिर ये फोर्सेस हैं। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बिरसा मुंडा को 1985 में अरेस्ट कर लिया था और अब इनको 2 साल की जेल हुई थी। उसके बाद इनको छोड़ दिया गया था। 1897 में इनको रिलीज़ कर दिया। जैसे ही ये बाहर आए, ये गांव में गए और इन्होंने लोगों का सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने ट्रेडिशनल सिंबल और ट्रेडिशनल लैंग्वेज में लोगों को राइज़ करना स्टार्ट किया कि रिवोल्ट में उनके साथ खड़े हों। और इन्होंने उनको कहा कि जो ये दिकूज़ हैं और जो ये यूरोपियंस हैं, ये एक तरफ से रावण हैं। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है ना, इंडियन माइथोलॉजी का जो ये वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पर ये सिंबल है कि जो दिकूज़ हैं, जो यूरोपियंस हैं, ये किस तरीके से इनका एक्सप्लॉइट कर रहे। तो इन्होंने कहा ये लोग हैं रावण और यहाँ पर एक किंगडम स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। किसके अंडर में? किसकी लीडरशिप के अंडर में? बिरसा की। तो बिरसा ने अपने फॉलोअर्स को अर्ज किया और बाद में जो सिंबल्स थे दीकू के और यूरोपियन पावर के, उन पर इन्होंने टारगेट करना स्टार्ट किया। इन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, चर्च पर अटैक किया, मनी लैंडर्स की प्रॉपर्टी पर रेड किया, जमींदार्स पर अटैक किया। और इन्होंने वाइट फ्लैग, जो इनका एक फ्लैग था या इनके फ्लैग का जो कलर था वो वाइट था, इन्होंने उसको अपना सिंबल बनाया और उसको हर जगह लगाना शुरू कर दिया। लेकिन 1900 में जो बिरसा है उनकी कोलेरा से डेथ हो गई थी और ये मूवमेंट जो है वो फेड आउट हो गया था। एक्चुअली धीरे धीरे ये मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, पर ये मूवमेंट था बहुत सिग्निफिकेंट। अब इसके 2 तरीके देखते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहा जो इसे हम आज पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट तो इसलिए सिग्निफिकेंट है कि इस मूवमेंट की वजह से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है ना, उन्होंने कुछ नए लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए, जिसमें ये था कि जो दिकूज़ थे वो ट्राइबल्स की लाइफ में या इनकी लैंड पर इंटरफेयर नहीं कर सकते। और जो सेकंड पॉइंट था उसमें ये था कि जो ट्राइबल पीपल हैं उन्होंने लोगों को ये दिखा दिया कि ट्राइबल्स के अंदर बहुत सारी कैपेसिटी है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं इनजस्टिस के अगेंस्ट या जो इनका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, और
इनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये अपना गुस्सा, अपना एंगर शो कर सकते हैं कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट, जो कि थे ब्रिटिशर्स। और दिकूज में कौन थे? जो कि बाहर के, जैसे मनी लैंडर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे। और एक तरफ से इन्होंने जो भी ये मूवमेंट चलाया अपने ओन स्पेसिफिक वेज में चलाया, और ये एक सिंबल है स्ट्रगल का, एक लड़ाई का। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर पर हम नई वीडियो में बात करेंगे। आप मेरे साथ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर PDF वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड होती रहती हैं और आपको वीडियोज़ की अपडेट्स भी वहाँ पर मिलती रहती। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग।